अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जैसा कि आप जानते हैं कि 22 रजबुल मुरज्जब का दिन है। आज के दिन जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में जो है वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से जो है नियाज़ का एहतमाम किया जाता है। घरों में लोग जो है सुबह नमाज के बाद ही जो है नियाज़ का एहतमाम शुरू कर देते हैं। कहीं हलवा पूरी, कहीं पर खीर, कहीं चावल, ऐसे मुख्तलिफ जो है वो लवाज़मात का जो है वो सिलसिला सारा दिन जो है जारी रहता है। अहले इलाका, मोहल्लेदार, रिश्तेदार, इन सब को जो है वो बुलाया जाता है और नियाज़ उनको खिलाई जाती है। और आज के दिन के हवाले से जो है मन्नतें भी जो हैं वो मानी जाती है। मेरे साथ जो है तारिक मौजूद हैं, अरसा कई सालों से जो है वो आज के दिन के हवाले से जो है वो नियाज़ का इह्तमाम उनके बड़े और वो करते आ रहे हैं। तो उनसे बात करते हैं। तारिक, क्या कहेंगे, कब से ये, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये नियाज़ का सिलसिला जारी है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी, ये जब से हम पैदा हुए हैं तो छोटी उम्र से देख रहे हैं अपने वालिदैन को, उनके आबा अजदाद को, दादा को, कि नज़र नियाज़ इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के नाम की ये दे रहे हैं और ताकि घर में खैर व बरकत हो। अच्छा, आज के दिन के अगर हवाले से मैं बताऊं तो क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल किया गया? जी, आज के दिन से ये हलवा, नान, चने और जिसमें जो तौफीक है उसके मुताबिक, इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि कोई ये हो। ये सिर्फ अकीदत और मोहब्बत की बात है कि निस्बत अहले बैत से होनी चाहिए, चाहे नज़र आप पानी पर भी दे दें तो वो भी कबूल है। तो अच्छा, ये बताइएगा कि आज सारा दिन क्या जो अपने जो आपके करीबी जो रिश्तेदार हैं उन सबको बुलाया जाएगा और घर पर उनको नियाज़ जो है वो खिलाई जाएगी? जी, बिल्कुल, सबको मैसेजेस भी भेज दिए गए हैं और दावतनामा भी दे दिया गया है मोबाइल के ज़रिए कि सब आएँ और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की जो नियाज़ है वो उसे खाएँ ताकि घरों में खैर व बरकत हो। और अल्लाह पाक इसी नियाज़ के सदक़े में सब जितने भी मुसलमान हैं, बीमार हैं, उनको शिफ़ाए कामिला अजला अता फ़रमाए और सब की परेशानियाँ दूर हों। और ये नियाज़ मन्नत के तौर पे भी दी जाती है और लोगों की मन्नतें मुरादें भी पूरी होती हैं। तो हमारे तो आबा अजदाद से ये नज़र नियाज़ चल रही है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के नाम की। नाज़रीन, आपने देखा कि तारिक मेरे साथ मौजूद थे, जैसे कि वो बता रहे थे कि जब से होश संभाला उन्होंने, जब से देख रहे हैं उनके बुज़ुर्ग जो हैं वो आज के दिन के हवाले से नियाज़ का इह्तमाम किया जाता है, जहाँ पर अपने रिश्तेदारों को, अज़ीज़ व क़ुरबा को बुलाकर जो नियाज़ जो है घर पर जो खिलाई जाती है। और इस दिन के हवाले से मन्नतें मुरादें भी लोग मानते हैं, जिसे अल्हम्दुलिल्लाह जो है अल्लाह ताला कबूल करता है। इसके बाद मेरी कोशिश होगी कि मुफ्ती हाशिम जो हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे ही पूछेंगे आज के दिन की फ़जीलत के हवाले से और नियाज़ के हवाले से उनसे बात करेंगे। जी, जैसे कि नाज़रीन आपको मैंने बताया था कि आज 22 रजबुल मुरज्जब का दिन है, जहाँ पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जहाँ भी उम्मत मुस्लिमा मौजूद है वो नज़र नियाज़ का सिलसिला जारी है। आज मेरे साथ हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर अक्सर आप देखते रहते हैं इलामा हाशिम सईदी साहब को, जिनके मुख्तलिफ जो है प्रोग्राम्स जो हैं वो टेलीकास्ट होते रहते हैं टेलीविज़न पे। उनसे बात करेंगे आज के दिन के हवाले से। हज़रत, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कुंडे क्या हैं, हमारे जो व्यूवर्स जो हैं, आपके जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, मुझे खुशी हुई कि मीडिया माशाल्लाह उनका इस तरफ भी रुझान है कि तमाम आवाम को इस बारे में जो हमारे बुज़ुर्ग दिन मनाया करते थे और मना रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उस बारे में आवाम को आगाही ज़्यादा से ज़्यादा हो तो ये अच्छी बात होती है। सबसे पहले मैं शुक्र अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए मेरे ऑफ़िस के अंदर। अल्लाह ताला आपको सलामत बाकरामत रखे। आपने बड़ा ही खूबसूरत सवाल किया कि ये कुंडे क्या हैं। सबसे पहले आपकी खिदमत में मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो कुंडे हैं ये इमाम जाफ़र बिन मोहम्मद जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह से मंसूब हैं। यानी इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के इसाले सवाब के अंदर बहुत किस्मों के खाने वगैरह तैयार किए जाते हैं, पकाए जाते हैं। तो उनको, उन खानों को कुंडों से एक तशबीह दी जाती है। आप यूँ समझ लें कि इसाले सवाब, उनकी नज़र जो किया जाता है, जो नियाज़ पकाई जाती है, तकसीम की जाती है, उनको हम कुंडे शुमार करते हैं, उनको हम कुंडे कहते हैं। आसान इसका लफ्ज़ी माना ये है। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहूँ कि इसाले सवाब के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि हमारी बदनी इबादत, और दूसरा तरीका ये है कि हमारी माली इबादत। अब बदनी इबादत के अंदर क्या आता है? नवाफिल पढ़ के, हज करके, इस तरह उम्रा करके,
ہم اپنے بزرگوں کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں کہ یا اللہ میں نے حج کیا، اس حج کا ثواب، میں نے عمرہ کیا، اس عمرے کا ثواب، میں نے نوافل پڑھے، اس نوافل کا ثواب، میں اپنے فلاں بزرگ کی روح کو اصال ثواب کرتا ہوں، یا اللہ تو قبول فرما لے۔ یہ ہے ہماری کیا بدنی عبادت۔ اور ہماری مالی عبادت کے اندر یہ کنڈے شمار ہوتے ہیں۔ مالی عبادت کیا ہے کہ میں نے گھر کے اندر کھانا پکایا جس میں کھیرنی ہے، میں نے گھر کے اندر اہتمام کیا جس میں شربت ہے، جس میں پانی ہے، جس میں روٹی ہے، یہ ساری چیزیں میں نے پکائیں اور پکا کر اپنے عزیز و اقارب کو کھلائیں، دوست احباب کو کھلائیں، اور اس کے علاوہ یتامہ، غربا، مساکین میں تقسیم کی، اور تقسیم کر کر میں نے یہ نیت کی کہ یا اللہ جو یہ میں نے اہتمام کیا ہے یہ سارا کا سارا ثواب میں اپنے فلاں بزرگ کو بھیجتا ہوں، تو یہ ہماری مالی عبادت میں سے یہ ثواب ان کو پہنچا دے تو یہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ کنڈے ہیں، یہ کنڈوں میں کیا ہوتے ہیں؟ کھیرنی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کھانا ہوتا ہے، شربت ہوتا ہے، شیرنی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہم پکا کر ہم تقسیم کرتے ہیں غربا میں، رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں۔ یہ ہم پھر یہ نیت کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کا ثواب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس کا ہم ثواب پہنچاتے ہیں کہ یا اللہ یہ ثواب ان کو پہنچا دے، تو یہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے پہنچا دیتے ہیں۔ اور میں آپ کی خدمت میں یاد کرتا چلوں، یہ کنڈے آج سے نہیں ہیں، یہ کنڈے ہمارے بزرگان دین میں سے اشا خلیفہ اعلی حضرت محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس کو جائز قرار دیا۔ اس کے علاوہ حکیم الامت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یاخار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر نعیمی کے اندر اس کو جائز بلکہ مستحسن قرار دیا۔ اس کے علاوہ محدث اعظم حضرت علامہ ابو الفضل سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے اس کو جائز قرار دیا۔ یہ بزرگان دین کا اور اکابرین اہل سنت کا یہ معمول ہے۔ اچھا، بڑی تفصیلاً آپ نے آج کے یہ جو کنڈے کا لوگ جو ہے وہ مناتے ہیں 22 رجب المرجب کے دن کے حوالے سے، یقیناً آپ نے تفصیلی جو اس کو کوشش کی کہ ہمارے ویورز جو ہیں ان کو سمجھ آ سکے کہ کنڈے بیسیکلی کیا چیز ہوتی ہے۔ اچھا، میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے جو علماء ہیں علامہ صاحب، وہ اس حوالے سے ان کی کیا رائے ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے جو علماء ہیں یقیناً جو ہے ان کی جو رائے ہے وہ بھی بڑی مستند ہوتی ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں ہمارے ویورز کو۔ دیکھیے جی، میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ اکابرین اہل سنت کا اس کے اوپر اجماع ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، سب سے پہلے میں آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ آپ نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اور آپ کا یہ معمول رہا ہے کہ 22 رجب المرجب کو آپ بڑے ہی عقیدت و احترام کے ساتھ آپ یہ اصال ثواب کے لیے کنڈوں کے اوپر آپ کا معمول مبارک رہا ہے۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کام مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا کام ہوتا ہے، اور یہ ایک اچھا کام ہے جو مسلمان اچھا سمجھتے ہیں تو گویا یہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نقل کرنے والے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنین مسلمانوں میں سے کوئی ایک مومن کسی اچھے کام کو رائج کر دیتا ہے۔ اب اس نے اچھا کام رائج کیا جو پہلے نہیں تھا، اس نے اچھا کام کی ابتدا کی، پھر اس کا ثواب اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ پھر جو بعد میں آنے والے اس عمل کے اوپر جو اس نے رائج کیا عمل کرتے رہتے ہیں، جتنے عمل کرتے رہتے ہیں جس نے رائج کیا ہے ان تمام عمل کرنے والوں کا ثواب بھی اس رائج کرنے والوں کو ملتا ہے کہ جس نے وہ رائج کیا ہے، اور جو عمل کر رہے ہیں ان کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو علماء اہل سنت نے یہ ایک اچھا کام ایک 22 رجب المرجب کے دن کو ایک مختص کیا ہے، اور یہ مختص کرنا کوئی یہ حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ ایک دن مشاغل ہیں، ہر کسی کے مصروفیات ہیں، انہوں نے ایک دن مقرر کر کے کہ اس دن ہم امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز دلوائیں گے، تو یہ ایک نہایت اچھا کام ہے، ہم سب کو اس کو پر عمل کرنا چاہیے۔
नाज़रीन, आपने देखा कि इलामा साहब बड़े तफसीलन इसको भी बयान कर रहे थे कि हमारे जो उलमा हैं अहले सुन्नत वल जमात के, तो वो तमाम जो है मुत्तफ़िक हैं इस हवाले से। उन्होंने मुख्तलिफ़ मिसालों के साथ, मुख्तलिफ़ हवालों के साथ जो है वो आपको समझाने की कोशिश की। इलामा साहब, ये फरमा दीजिएगा कि कई लोगों का ऐसा कहना है, ऐसा सुनने में आता है कि वो फरमाते हैं, उन लोगों का कहना है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और सहाबा के ज़माने में जो है तो ये कुंडों का कोई वजूद नहीं था, तो ये बाद में ये कुंडों का सिलसिला जो है वो किस तरीके से शुरू हो गया, ताकि वो जो हमारे सुनने वाले, हमारे जो व्यूवर्स जो हैं, हमारे देखने वाले, उनकी ये जो है जो नुक्ता नज़र जो है वो भी पोजीशन वाज़े हो सके कि इसकी बुनियादी वजह क्या है। माशाल्लाह, निहायत ही आपने खूबसूरत सवाल किया है कि सहाबा के किराम के ज़माने में और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये कुंडे नहीं थे और अब कहाँ से आ गए हैं। तो ये मैं तो ये समझता हूँ कि जो ये सवाल करते हैं तो एक जाहलाना तरीके से वो सवाल करते हैं कि सहाबा किराम के ज़माने में। देखें, इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की विलादत कब है। इमाम जाफ़र देखें, पहले हज़रत अली हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर हज़रत इमाम हसन, फिर इमाम हुसैन, इमाम ज़ानुल आबिदीन, इमाम बाकिर, फिर इमाम जाफ़र सादिक। देखिए, इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के हम याद में उनके इसाले सवाब के लिए ये काम करते हैं। तो उस वक्त सहाबा का दौर तो नहीं था, तो उस वक्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना भी नहीं था। पहले तो ये मैं आपको ये अक्ली एक जवाब दूँ। और बाकी रहा ये इसाले सवाब है। इसाले सवाब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं। इरशाद फरमाते हैं कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं बारगाह में आया और आकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं बाहर था, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। जब मैं यहाँ आया हूँ उस वक्त सादा ज़माना था, कोई टेलीफोन का दौर तो नहीं था कि आपकी वालदा का इंतकाल हो गया फ़ौरन आ जाएं। वो जब आए तो उनको पता चला कि उनकी वालदा का इंतकाल हो चुका है और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं उनके लिए क्या करूँ, मेरी दिल की तमन्ना है, मैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो फोत हो गई। आपने फरमाया, तुम अपनी माँ के लिए कुआं खुंदवाओ और जो जो उससे पानी पी लेगा उस पानी का सवाब तुम्हारी वालदा को होता रहेगा। उन्होंने एक कुआं खुंदवाया और उसके ऊपर लिखा, हाज़ी उम्मे साद, ये उम्मे साद की माँ का कुआं है। उन्होंने तहरीर किया और सहाबा का यह अकीदा था और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान है, जो जो उससे पानी पीता रहेगा उससे साद की माँ को सवाब मिलता रहेगा। और ए ईमान वालों, ये जो आपने सवाल किया कि सहाबा के ज़माने में नहीं था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं था, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि सहाबा और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान था, लेकिन कुरान के ऊपर एराब नहीं थे, ज़बर ज़ेर पेश, ये किसके दौर में लगे? ये हज्जाज बिन यूसुफ ने लगवाए अपने दौर के अंदर। क्या फिर जो उन्होंने कुरान के ऊपर एराब जो लगवाए, क्या ये नाजायज़ काम हो गया? जो सहाबा के दौर में तो नहीं था, आका करीम के दौर में नहीं था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर मस्जिदें थीं, लेकिन मस्जिद के अंदर मेहराब नहीं हुआ करते थे। लेकिन अब हमने मेहराब बनवाए, इमाम को आगे खड़ा किया। इमाम पहले भी आगे खड़े होते थे ना, मेरे मेहराब नहीं होते थे, अब हमने मेहराब बनवा दिए। क्या ये नाजायज़ हो गया? मैं वही आपको अर्ज करता चलूँ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस किसी ने मेरी उम्मत में से कोई अच्छा काम राइज किया और फिर उनके बाद जो भी लोग उसके ऊपर अमल करेंगे, ये सारा का सवाब राइज करने वालों को मिलता रहेगा। तो ये अच्छा काम ये उलमा अहले सुन्नत ने, अकाबिरीन अहले सुन्नत ने 22 रजब को ये साले सवाब का ये दिन मुकर्रर किया है। तो जिसने भी ये राइज किया है उलमा अहले सुन्नत में से, तमाम का सवाब उनको ये मिलता रहेगा। नाज़रीन, आज का हमारा बुनियादी मकसद यही था कि 22 रजबुल मुरज्जब जो कुंडों की न्याज के तकसीम अपने अहले इलाका, अपने अजीज़ व अक़रबा को बुलाकर जो है न्याज का तमाम घरों में किया जाता है, उस हवाले से हमारे जो जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारे जो यंगस्टर जो हैं, नए बच्चे बच्चियाँ हैं, उनको जो है बताया जाए कि ये 22 रजबुल मुरज्जब और न्याज जो है वो उनका बनाने का, उसको मनाने का, उसको बांटने का, उसको सर ये यकीनन आज के दिन के हवाले से जो न्याज बनाने वाला है, न्याज बांटने वाला है, तो मैं चाहूँगा कि उसके हवाले से भी आखिर में अलविदाई प्रोग्राम के आखिर में जो है कुछ कहें कि जो जैसे सारा दिन कह लें या सुबह फजर की नमाज के बाद जो है 2-2 3-3 घंटे घर की ख़वातीन जो हैं या बाहर से आप जब एहतमाम करते हैं और फिर बांटते हैं, यकीनन ये एक रूह की तस्कीन तो है। तो इसके हवाले से मैं चाहूँगा कि कुछ कहिए। देखिए जी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि नेकी के कामों में तामुन करो, क्योंकि ये साले सवाब का एक काम है।
जो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ इसमें खीरनी पकाने में, शरबत बनाने में, नियाज बनाने में, रोटियां पकाने में और घर की सफाई में, सुथराई में, मेहमानों की आमद में, ये मेज़बानी में, ये सारा अपने मर्दों के साथ तामुन करती हैं, यकीनन वो जन्नत के मुस्तहिक हैं, क्योंकि वो नेकी के कामों में एक तामुन कर रही हैं। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि नेकी के काम में एक दूसरे के साथ बाजू बन जाओ, एक दूसरे का तामुन करो। ये हम इसाले सवाब के सिलसिले में जो मर्द हजरात ये एहतमाम करते हैं घरों के अंदर, यकीनन हमारी माएँ बहनें बेटियाँ उनका साथ न दें तो वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो माशाल्लाह ये निहायत ही अच्छा काम है, आप उनका साथ दें, उनके साथ ये बढ़ चढ़ कर नेकी में हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम तमाम का हामी नासिर हो। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और गिरदोनमा दोस्तों का ख्याल रखिएगा। नज़र न्याज के हवाले से जितना भी हमारी गुफ्तगू थी उसका बुनियादी मकसद ये था कि आपको अवेयर किया जाए, आपको बताया जाए आज के दिन के हवाले से 22 रजबुल मुरज्जब के हवाले से। अल्लाह निगहबान। अरे ओह सॉरी, इतना गहरा दाग? डोंट वरी, वो सब राइट कर देगा। बॉस, वो मूड को डिलाइट कर देगा। हाँ। वो डर्टी को और राइट कर देगा। यार, ये कौन है जो सब राइट कर देगा? वही जो ब्लू को ब्लू और व्हाइट को व्हाइट कर देगा। लेकिन कौन? ब्राइट सब राइट कर देगा। बिल्कुल, जिद्दी से जिद्दी दाग भी फाइट कर देगा। ब्राइट सब राइट कर देगा। अरे, दाग लेफ्ट पे था ना? हाँ तो राइट से राइट कर दिया। ब्राइट सब राइट कर देगा। अरे पहले हाथ तो धो लो। शेर भी कभी अपने पंजे धोते हैं बाजी। पंजे तो चूहे भी नहीं धोते मामू। शेरों के पंजे भी अब से धो लेंगे, जो रोकेंगे टोकेंगे हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। जो माँ ने सिखाया वो सबको सिखाएंगे, एवरीबॉडी हाथ धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल हो। अब कौन जाएगा इतनी दूर? हॉस्पिटल तो और भी दूर है अंकल, वहाँ ना जाना पड़ जाए। कोई बहाने नहीं, अब चलेंगे, लेजी नहीं होंगे हो। इन्फेक्शन मिटाएंगे, सबको सिखाएंगे, डेटॉल हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे। अच्छा बताओ, अब यहाँ कैसे होगा तुम्हारा डेटॉल हो? घर हो या बाहर हो, पानी हो या ना हो, डेटॉल हो। कौन सा कीचड़ लगा? साफ ही तो है। परवाही नहीं, सही से हाथों को धो। ना पहले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल हो। आदत ये सच्ची है, आदत ये अच्छी है, डेटॉल हो। डेटॉल दे आम साबुन के मुकाबले में 100% बेहतर हिफाजत। तभी तो मामा ने सिर्फ डेटॉल का धुला। मुंडा लाहौरी आया मंगण हथ तेरा। वैसे लड़का करता क्या है? आंटी जी करना क्या है, जमीनें जो है इतनी ज्यादा। इतनी ज्यादा? ना जी, इतनी ज्यादा। अम्मी जी, लगा लिया ना दाग ज्यादा दागों के लिए मेरा 10 वाला बोनस। जी, 10 रुपए में सबसे ज्यादा पाउडर। बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा। खुश रखेगा इसे। कितना ज्यादा? सबसे ज्यादा। वाह, क्या बात है बोनस की। अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट हसन सदीकी। इस वक्त मैं मुल्तान जिम्नेजियम में मौजूद हूँ। स्पोर्ट्स ग्राउंड में गवर्नमेंट की तरफ से एक वीआईपी किस्म का जिम्नेजियम जो मेरी बैक साइड पे आपको इर्द गिर्द नज़र आ रहा होगा। गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि आपको नज़र आ रहा होगा कि मुख्तलिफ हैवी किस्म की मशीनें यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि आपको पता है कि आज के दौर में जहाँ पार्क्स ग्राउंड्स स्पोर्ट्स के लिए कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं, वहाँ जिम्नेजियम ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सेहतमंदाना की तरफ ले जाती हैं, सेहतमंदाना की तरफ ले जाती हैं। क्योंकि आज का नौजवान बहुत ज़्यादा परेशान है,
اس کے لیے وہ مواقع نہیں ہیں, وہ دور نہیں ہے جہاں سخت مشقت کی جاتی تھی, اور جسم کو اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے جو مشقت, جو ذمہ دارہ یا کوئی زمینوں وغیرہ کا کام کیا جاتا تھا. آج کا نوجوان کیونکہ پریکٹیکلی آ چکا ہے, کیونکہ لیپ ٹاپس پہ اس کی لائف آ گئی ہے, لیپ ٹاپ, موبائلز, اس پہ نوجوان آج کا بیٹھا ہے اور وہ مسلسل ہلنے سے قاصر ہے, نہ اس کو ایسا ٹائم ملتا ہے. تو اس کے بعد وہ اپنی لائف میں 1 یا آدھا گھنٹہ نکالتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے صحت ہے تو جان ہے تو جہان ہے. صحت آپ کی اگر ہے تو آپ فٹ اور فاٹ نظر آتے ہیں, تو یہ لائف کے لیے ضروری ہے. تو اس وقت میں جمنیزیم میں موجود ہوں, ملتان جمنیزیم میں. آپ میری بیک سائڈ پہ دیکھ رہے ہوں گے, ہر طرف نوجوان آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جو بالکل مشقت میں مصروف ہیں تاکہ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکیں. یہاں کے جو انچارج ہیں جمنیزیم کے, شہباز بھائی, جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. السلام علیکم ڈیئر. وعلیکم السلام. اچھا شہباز بھائی, تو آپ یہاں کے کتنے عرصے سے جمنیزیم کو چلا رہے ہیں؟ مجھے 2 سال ہو گئے ہیں. 2 سال ہو گئے ہیں. اچھا 2 سال میں یہ گورنمنٹ کی طرف سے جو انیشیٹو لیا گیا ہے, تو اس کے کیا پروسیس ہے؟ اگر ایک نوجوان یہاں آنا چاہے اور ایکسرسائز کے لیے حصہ لینا چاہے تاکہ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکے, تو اس کی کیا طریقہ کار ہے, وہ تھوڑا سا ہمیں بتا دیں. دیکھیں یہاں پہ اگر نوجوان جو بھی ہے اسٹوڈنٹ ہے تو اسٹوڈنٹ پیکیج علیحدہ ہے. ویسے 2000 ممبرشپ فیس ہے اور 1000 منتھلی فیس ہے اس کی. تو جس نے بھی آنا ہے, اگر اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیے 500 منتھلی ہوگی, 1500 ممبرشپ ہوگی. تو جمنیزیم کا یہ گورنمنٹ کی طرف سے. باقی جو بھی مشینری آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان سے نہیں, بیلجیم سے امپورٹ ہے, یعنی آؤٹ آف کنٹری سے ہے. تو سر اس حوالے سے میں کچھ آپ بتانا چاہیں کہ آپ کے پاس اس ٹائم میں صبح اس کی ٹائمنگز کیا ہیں, یعنی صبح شام میں کیا ٹائمنگز ہیں؟ ٹائمنگ اس کی صرف ایوننگ میں ہے. مارننگ میں یہ آفس ہے جمنیزیم, اسپورٹس ڈپارٹمنٹ ہے ملتان کا, یہاں پہ آفس ورک ہوتا ہے, اور ایوننگ میں 5 بجے سے 11 بجے تک جمنیزیم اوپن ہے. تو اس میں کیا مطلب اس کی لمٹس کیا, ایج لمٹس کیا ہے, اور اس کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ لیڈ تو انہیں گورنمنٹ کر رہی ہے, لیکن ایج لمٹ کچھ بھی ایج لمٹ نہیں رکھی گئی یہاں پہ. جس جو مرضی آ سکتا ہے, ینگ بھی آ سکتے ہیں, اولڈ بھی آ سکتے ہیں. اور صرف میلز کے لیے ہے یہ؟ جی نہیں, فیمیلز کے لیے. دن کے ٹائم فیمیلز ہوتی ہیں تقریباً 4 بجے تک. ان کے لیے کوئی کوچنگ وغیرہ اسٹاف بھی ہے یا صرف آپ ہی دیکھ رہے ہیں دونوں؟ نہیں, لیڈیز علیحدہ, لیڈیز کوچ علیحدہ. اچھا, جینٹس اور لیڈیز بھی کوچنگ کا بھی پروگرام کیا گیا. اچھا سر یہ بتائیں کہ آج کے دور میں کیوں جم لازمی ہے؟ دیکھیں جی, آج کے دور میں جم اس لیے لازمی ہے کہ ابھی وہ ورک رہے نہیں. جو بھی نوجوان ہیں زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, کافی فاسٹ دور آ چکا ہے. کوئی بھی کسی قسم کی بھی ایسا ورک آؤٹ نہیں آپ کر سکتے کہ جس سے آپ فٹ رہیں. جم آنا اس لیے لازمی ہو چکا ہے کہ کھانا بیٹھنا, اس سے بندے میں باڈی میں فیٹ آ جاتا ہے. یہاں آ کے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ورک آؤٹ کریں گے تو آپ کا فیٹ جو ہے نا وہ ایک لیول پہ رہے گا, زیادہ بیلی فیٹ نہیں ہوگا, کسی قسم کا فیٹ آپ کو نہیں. تو آج کا جیسے دور چل رہا ہے کہ بہت زیادہ موٹاپا آ گیا دنیا بھر میں, یہ بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے. ہر نوجوان پریشان ہے کیونکہ سپورٹس کے وہ مواقع مل نہیں رہے, کیونکہ گراؤنڈز اب رہے نہیں ہیں جہاں بچے جا کے کھیل سکیں. تو اب ایک جو بندہ ہے, جیسے میں اپنی مثال لے لوں, ایک جسم یعنی ایک آپ کو کیا اب انسان کے لیے کیا, یعنی اس کے جسم کے لیے کتنا وزن ہونا چاہیے اس کا, اور اس کو کتنا آئیڈیل جو ہماری جو سائنس کہتی ہے کتنا بندے کا ویٹ ہونا چاہیے؟ ویٹ تو ہائٹ کے حساب سے ہوگا اور مسل کے حساب سے ہوگا. اگر آپ کا مسل بگ یا گین ہے, مسل گین کرنا چاہتے ہیں, اس کا ویٹ لمٹ اور ہوتی ہے. اگر آپ جسٹ سمارٹ رہنا چاہتے ہیں اس کی ویٹ لمٹ اور ہوتی ہے. باقی ہائٹ کے حساب سے ویٹ کا ہوتا ہے بھی. اگر آپ کی ہائٹ 6 فٹ ہے تو آپ کا 75 ویٹ کافی ہے. اگر اس سے کم ہے تو آپ کا 65 62. اچھا, ایسے جو کچھ لوگ جیسے نوجوان فیمیلز ہماری بہنیں, مائیں بہنیں, وہ اپنا ویٹ لوز کرنا چاہتی ہیں لیکن کچھ مسائل کی وجہ سے یا کچھ جاب آف نیچرز کی وجہ سے وہ یہاں نہیں جوائن کر سکتی, تو ان کے لیے آپ ہمیں کیا ٹپس دیں گے, کس قسم کی ہمیں ایکسرسائز اپنے طور پہ کرنی چاہیے اپنے ویٹ کو کم کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے؟ ایکسرسائز تو دیکھیں بھی, ایکسرسائز تو پریکٹیکلی ہوگی, کر کے دکھانی پڑتی ہیں وہ تو. باقی میرے حساب سے اگر آپ فاسٹ فوڈ کا استعمال بہت کم بلکہ نہ ہی کریں تو اچھا ہے. ویٹ بڑھنے کا سب سے مین جو آپ دیکھیں کہ فاسٹ فوڈ اور کولڈ ڈرنک, یہ ہماری لیڈیز بھی آج کل پیشن بن چکے ہیں اور جینٹس کا پیشن بن چکے ہیں. باقی میں اسے کم کرنے کے لیے اگر آپ نہیں آ سکتے تو کم سے کم آپ پارک میں جا کے مارننگ واک تو کر سکتے ہیں. 35-40 منٹ آپ واک لازمی کریں اور اپنی ڈائٹ پہ فوکس کریں. ٹھیک ہے, یہ نہیں بھی جب دل کیا کھا لیا, جب دل کیا پی لیا. ایک ڈائٹ کی ٹائمنگ بنائیں, ڈائٹ پلان بنائیں, ڈائٹ پہ اچھا فوکس کریں, اچھی ڈائٹ لیں اور ورک آؤٹ کرنا لازمی ہے. اچھا, تو آپ کے مطابق یعنی یہ جو لوگ سیلڈ کا استعمال کرتے ہیں یا بے وقت جو کھانا کھاتے ہیں, تو یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے؟ نہیں, سیلڈ صحت کے لیے اچھا ہے, وہ صرف دن کے ٹائم سیلڈ صحت کے لیے اچھا ہے. آپ بے وقت کھانا
یہ آپ کے جسم کو کبھی بھی تندرست نہیں ہونے دے گا. اچھا آپ کے پاس اس وقت پیٹ کام کرنے کے لیے اس کے علاوہ باقی چیزوں کے لیے کس قسم کی مشینیں آپ کے پاس موجود ہیں؟ ہمیں 7-8 مشینوں کا نام بتا دیں تاکہ ہمارے تھوڑا سا پیٹ کم کرنے کے لیے تو یہاں پہ کرنچز بھی موجود ہے, ٹریڈ مل بھی موجود ہے. ویسے چیسٹ ورک آؤٹ کے لیے بینچ پریس ہے, بٹر فلائی ہے, فلائنگ ڈمبل ہے, انکلائنڈ بینچ ہے, سب مشینری تقریباً ٹوٹل مشینری جمز میں اویلیبل ہے. سائیکلنگ ہوتی ہے, وہ روئنگ مشین پڑی ہے, سب چلتا ہے یہاں پہ. اچھا تو اب نہیں آپ ہمارے جو نوجوان ہیں اسے جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کیا مطلب شیڈول ٹائمز آپ کا کیا ہے؟ یعنی شام میں وہ کس ٹائم سے کس ٹائم تک آ سکتے ہیں اور ان کو آپ سب لوگوں کو پراپر ٹائم کیسے دیتے ہیں؟ نہیں, اس کا ٹائم 5 بجے سٹارٹ ہو جاتا ہے, 11 بجے تک. وہ جب آپ ممبرشپ کارڈ بنوائیں گے نا تو اس پہ آپ کو ٹائمنگ لکھ دی جائے گی کہ آپ نے اس ٹائم آنا ہے. تو اس ٹائم میں جیسے جیسے آتے جاتے ہیں, میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6-7 ابھی آئے, انہیں میں ورک آؤٹ کروا دوں گا, یہ ابھی چلے جائیں گے 10-15 منٹ تک, پھر دوسرے 6-7 آ جائیں گے, ایسے سب کو پراپر ٹائم دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے شہباز بھائی, بڑا تھینکس جی. اس وقت ایک نوجوان موجود ہیں, آپ کو اس کی باڈی شیپ بھی بتا رہی ہوگی, ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں پڑے, تو ان سے بات کرتے ہیں. جی ڈیئر آپ کا کیا نام ہے؟ جی السلام علیکم, میرا نام سبحان طارق ہے اور میں NFC-IIT کا اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا سبحان, یہ آپ نے کب جوائن کی اور آپ کو کیوں ضرورت پڑی؟ دیکھیں کیا کہتے ہیں, پڑھائی کی وجہ سے سارا دن بیٹھا رہتا تھا. جب پیپر ہوتے تھے 2-2, 3-3 گھنٹے, 4-4 گھنٹے مطلب اب کیا کہتے ہیں فزیکل ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہو سکتی تھی ہماری, جس کی وجہ سے ویٹ بڑھ رہا تھا کافی. اور جم میں آنے کا بہت فائدہ ہوا ہے, اور کیا کہتے ہیں تقریباً میں نے 2 منتھ میں 10 kg لوز کی ہے. اچھا تو جب سے آپ یہاں اسے جوائن کیا تو آپ اپنے اندر کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ میں تبدیلی یہ دیکھ رہا ہوں کہ کہتے ہیں پہلے سارے مجھے کرٹیسائز کرتے تھے, بھائی تو موٹا ہو گیا ہے, کم کھایا پیا کر, یہ تو اچھا نہیں لگتا. جب پھر میں نے اس لیے جم جوائن کی تو ماشاءاللہ اب کافی بہتری آئی ہے باڈی میں. تو اب ماشاءاللہ اچھے یعنی ہیلدی بھی نظر آتے ہیں تھوڑا سا اپنے ساتھ, یعنی آپ کو اپنے اندر محسوس ہوتا ہو کہ میں اب بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہوں. پہلے سست رہتا تھا, دماغ میں درد رہتی تھی اکثر, کیا کہتے ہیں مطلب کہ زیادہ وہ نہیں ہوتا تھا. تو جب سے جم جوائن کیا تو بہتر آپ محسوس ہو رہا ہے. تو اب کتنے عرصے سے یہ جوائن کیا ہوا ہے آپ نے جم کو؟ مجھے اب 3را مہینہ ہے. 3را منتھ ہے, یعنی 2 منتھ کے اندر آپ نے 10 kg. اور کیا ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے؟ ابھی زیادہ 5 کلو بس اور لوز کرنا ہے, پھر ایک لیول پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے ڈیئر, ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں جو جم جوائن کی ہوئی ہے, تو ان کو بھی دیکھیں ماشاءاللہ, ان کا شیپ دیکھیں جسم کی, تو ماشاءاللہ محنت کیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ڈیئر آپ کا کیا نام ہے؟ میں عمر. اچھا عمر, آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا جم جوائن کیے ہوئے؟ مجھے تو عرصہ تو نہیں ہوا بھائی, ویسے میرا پروفیشن کرکٹ ہے تو اس میں بھی کافی کرتے ہیں. عرصہ 1 ویک آئی تھنک سو جوائن کیا ہوا ہے, باقی اس میں بھی کرتے رہیں گے. باقی فاسٹ بالر مجھے جم کی بہت ضرورت تھی, کیونکہ اسٹرینتھ چاہیے تھی, بازو میں اور اسٹرینتھ چاہیے تھی, ٹانگوں میں اسٹرینتھ چاہیے, اس لیے جم کو زیادہ ریکمینڈ کیا میں نے. میرے کوچز بھی کہتے تھے کہ آپ جم کو ریکمینڈ کریں تاکہ آپ کی اسٹرینتھ بڑھے اور فاسٹ بالنگ میں زیادہ فائدہ ہوگا. اچھا تو جب سے آپ نے جم جوائن کیا تو اپنے اندر کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ تبدیلی تو وہ دیکھی ہے, کیونکہ ابھی اتنا تو دن ہوئے نہیں, 1-2 ہفتہ ہوا ہے, تو پہلے سے بہت بہتر ہو گیا. اسٹرینتھ آئی ہے, بازو میں ٹانگوں میں بہت جان آئی ہے, 50 اوور کھڑا ہوتا ہے, ٹیسٹ میچ کھڑا ہوتا ہے, کافی جان ہی آئی ہے پہلے سے. اب وہ محسوس نہیں ہوتا جو پہلے محسوس ہوتا, کافی بہتری آئی ہے پہلے سے. اچھا تو نہیں, اب جب سے آپ نے جم جوائن کیا ہے تو آپ کے مسلز یعنی ماشاءاللہ اسٹرانگ ہو گئے ہیں, آرمز اچھے ہو گئے ہیں, تو اب آگے کیا ٹارگیٹ کیا ہے کہ کس قسم کی آپ نے اپنے آپ کو جسم کس طرح بنانا ہے؟ ٹارگیٹ تو بس ایز اے فاسٹ بالر جو اپنی ان کی باڈی ہوتی ہے ویسی بنانی, کیونکہ زیادہ تو میں نہیں بنا سکتا, جو زیادہ لوڈ نہیں لے سکتا, وہ بولنگ کرنی ہوتی ہے, فاسٹ بولنگ کرنی ہوتی ہے. ٹارگیٹ میرا ہے کہ ایک اچھی اسٹرینتھ کے ساتھ, اچھی جس میں مطلب بولنگ ہو سکے, اچھی فیلڈنگ ہو سکے, اچھی اسٹرینتھ ہو سکے آپ کے پاس, اس اسٹرینتھ کے مطابق جم کو جوائن کریں. اچھا تو اب یہاں جب آتے ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو چیز پرووائڈس کیے گئے ہیں باقی جمنیزیم کی نسبت اچھی ہیں, تو اگر کوئی سجیسٹ دینا چاہتے ہیں کس چیز کی آپ کو یہاں کمی نظر آ رہی ہے کہ یہ ہونی چاہیے تاکہ وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہو سکتی ہے؟ کوئی پول, سوئنگ پولس ٹائپ ہونا چاہیے تاکہ وہ جم اسپورٹس مین کے لیے بہتر ہے, یا اس قسم کا؟ باقی وہ روپس ہونے چاہیے, وہ کرکٹ کے لیے وہ ضروری ہوتی ہیں روپس کو, کیونکہ اس سے اسٹرینتھ کو بیچ جاتا ہے. باقی ٹائز وغیرہ ہوتے ہیں, ٹرک ٹائز, اس میں بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اسٹرینتھ آتی ہے. مجھے جو آپ کو دیکھ کے نا شاہین شاہ افریدی یاد آ رہا ہے ماشاءاللہ. آپ PSL بھی دیکھ رہے ہوں گے؟ اچھا تو کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ لاہور قلندر. لاہور قلندر کو ماشاءاللہ آپ مجھے نظر آ رہے ہیں. آپ کے اندر میری خواہش ہے کہ آپ کلب کون سے کلب کی طرف سے کھیلتے ہیں؟ میں AO کلب کی طرف سے کھیلتا ہوں اور مکس اکیڈمی کی طرف سے. مکس اکیڈمی, ہماری دعائیں ہیں. تو آپ انشاءاللہ انڈر 19 کھیلیں اور انشاءاللہ شاہین کی جگہ جا کے آپ بھی شاہین کے, آپ کو اپنے آنکھوں میں ستارہ سمجھایا ہوگا کہ میں
میں بھی شہین کی جگہ ہوں, تو انشاءاللہ آپ کی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں جی. اچھا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہاں میری جب سے بات ہوئی جمنیزیم کے انچارج صاحب سے اور مختلف جو نوجوان جو یہاں اس وقت مصروف ہیں, ورزش میں مصروف ہیں, تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ماشاءاللہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک اچھا اقدام ہے, اس قسم کے اقدام ہونے چاہیے کیونکہ نوجوانوں کو مواقع نہیں ملتے کھیلنے کھولنے کے, کیونکہ یہ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں, باقی دوست بھی جو اب جن سے بات ہوئی وہ اسپورٹس مین ہیں, ان سب کے لیے ہر شخص کے لیے نا جم لازمی ہے, کیونکہ آج کے دور میں جو ہماری غذا ہے, ہمارا جو فوڈ ہے وہ فاسٹ فوڈ ہے یا اس قسم کی جنک فوڈز ہیں جس کی وجہ سے انسان کے اندر موٹاپا بڑھتا جا رہا ہے, تو اس کو کم کرنے کے لیے ہمیں جمنیزیم کی لازمی ضرورت ہے. تو جب ان سے بات ہوئی تو ان کے یہی کہا کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس میں اور چیزیں اچھی لے کے آنی چاہیے, پول ہونا چاہیے, اس کے علاوہ مختلف اور قسم کے انسٹرومنٹ ہونے چاہیے تاکہ جو نوجوان کی نیڈز ہے وہ پورا ہو سکے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اپنے دوست اپنے ہوسٹ حسن صاحب کو اجازت دیتی ہے, ایک نئے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے ایک دن حسن کے ساتھ. اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. آپ کا ہوسٹ حسن صدیقی کھیل اور کھلاڑی کے ساتھ ایک نئے پروگرام ساتھ میں موجود ہوں اس وقت اسپورٹس گراؤنڈ ملتان میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہاکی اور کرکٹ کے علاوہ لوگ کوئی اور سپورٹس کو اتنا نہیں جانتے, تو اسی کھیل کو آج انٹروڈیوس بھی کرائیں گے. اس حوالے سے یہاں ایک ٹورنامنٹ بھی سٹارٹ ہو رہا ہے ملتان میں, ٹیبل ٹینس, جو آپ کے سامنے میرے آپ کو بیک سائڈ پہ نظر آ رہا ہوگا کہ بچے نوجوان آج ٹیبل ٹینس میں مصروف ہیں, کھیل رہے ہیں. کل سے ان کا ٹورنامنٹ سٹارٹ ہو رہا ہے ملتان میں, بہت بڑا ایونٹ ہے, انٹر یونیورسٹی ٹورنامنٹ یہ سٹارٹ ہو رہا ہے کل سے. تو اس حوالے سے آج مختلف ہم نے کہا ہے کہ جا کے ان کھلاڑیوں سے بات کریں, کیونکہ ہمارے ملک میں یہ جو کرکٹ ہے یا ہاکی ہے یہ اس کے علاوہ لوگوں کو باقی سپورٹس کا اتنا انٹروڈیوس نہیں ہے اور نہیں پتہ. تو آج ہمارے ساتھ چھوٹے ننے بچے بھی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈیئر. وعلیکم السلام. اچھا ڈیئر, آپ ٹیبل ٹینس کب سے کھیل رہے ہو؟ ہمیں 1-2 مہینہ ہی ہوا یہاں پہ آئے ہوئے ٹیبل ٹینس کھیلتے ہوئے. اچھا, تو آپ کرکٹ, فٹ بال اور ہاکی کی طرف کیوں نہیں گئی, کیونکہ ہر کوئی وہی کھیلتا ہے, اس میں پیسے بھی بہت ہیں, تو آپ اس طرف کیوں آئے؟ نہیں, یہ ہمارا قومی کھیل نہیں ہے, پھر بھی ہم یہاں پہ بہت اچھا کھیلتے ہیں. یہاں پہ ہمارے کوچز ہیں پڑے جو ہمیں سکھاتے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے انٹرنیشنل گیمز میں جائیں گے اور ہمارے جسم کی ورزش بھی ہوتی رہتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, ایک نیا بچہ, ایک اور نونہار بچہ جو ہمارے ملک کا فیوچر ٹیبل ٹینس کا نظر آ رہا ہے. جی السلام علیکم ڈیئر. وعلیکم السلام. ڈیئر, آپ کا کیا نام ہے؟ محمد سروش. اچھا, ٹیبل ٹینس کھیلتے ہو تو آپ کو مزہ آتا ہے یہ؟ جی بہت. تو آپ کرکٹ یا فٹ بال اس طرف کیوں نہیں گئے؟ وہ اچھے تو لگتے ہیں لیکن یہ زیادہ سے بہتر. کتنے عرصے سے بیٹا آپ کھیل رہے ہو؟ 1-2 مہینے ہوئے. 1-2 مہینے ہوئے ہیں. تو اس کو ہرا لیتے ہو آپ اپنے دوست کو؟ جی بالکل. آج اس نے 4 میچ جیتے ہیں, میں نے 5 جیتے ہیں. اچھا چلو ماشاءاللہ ڈیئر. جی جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے ننے منے بچوں سے میں نے بات کی, تو آج دیکھیں آج کے چھوٹے چھوٹے بچے, وہ آج جب میں ان سے بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم اپنے جسم کو فٹ رکھنے کے لیے یہ کھیلتے ہیں اور یہ ایک اچھی گیم ہے. کیونکہ جب تمام لوگ کرکٹ, ہاکی, فٹ بال کی طرف جا رہے ہیں تو ہم نوجوان چاہتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل لیول تک اس کی نمائندگی کر سکیں. تو ہمارے ساتھ فیمیل بھی یہاں موجود ہیں جن سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ آج, کیونکہ ہمارے ملک میں المیہ ہے کہ فیمیلز کم ہی اسپورٹس والے سائڈ پہ جاتی ہیں, تو ہمارے ساتھ ایک ہماری بہن موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام شمائلہ ہے. شمائلہ. تو آپ کون سی انسٹیٹیوٹ کی طرف سے کھیل رہی ہیں؟ میں بیسیکلی BZU کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں وہاں پہ انٹر یونیورسٹیز میں کھیلنے کے لیے پارٹیسپیٹ کرتی ہوں. تو کتنا عرصے سے یہ آپ نے ٹیبل ٹینس کا اسٹارٹ کیا ہوا؟ 2019. Yes, تو آپ کو مسائل کا سامنا نہیں ہوا کیونکہ ہماری جو فیمیلز ہیں اس طرف آئے تو ہمارا تھوڑا سا معاشرہ تھوڑا سا مشکل سے ایکسیپٹ کرتا ہے, تو کیا کیا ہرڈلز آپ کو آئیں فیس کرنے؟ بہت ساری ہرڈلز ہوتی ہیں, لیکن مگر یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس سچویشن سے کیسے باہر نکلتے ہیں. بس اگر آپ نے کچھ بننا ہے تو پھر ہرڈلز کو تو لازمی ہی آپ کو فیس کرنا پڑے گا. تو جب سے آپ نے اسٹارٹ کی تو آج تک کتنے ٹورنامنٹس آپ کھیل چکی ہیں؟ لارڈس آف. اچھا لارڈس آف. تو کسی نیشنل لیول پہ بھی کھیلی ہیں؟ نیشنلز میں تو نہیں گئے, لیکن مگر ہاں انٹر یونیورسٹیز آل پاکستان جو ٹورنامنٹ ہوتا ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا. الحمدللہ اس میں سلور میڈل ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ قائد اعظم گیمز ہوئی تھیں, اس میں برونز میڈل ہوئے ہیں, اور ایسی پنجاب گیم میں گئے تھے, وہاں پہ بھی ہم لوگ برونز میڈل ہو کر آئے تھے. اور بھی لائک یہاں پہ یہ ہوا ہے جیسے ٹورنامنٹس, وہاں پہ یہاں پہ الحمدللہ فرسٹ پوزیشن لائک. تو آپ نے یہ جو جیسے اب ہائپ ہے, پیسہ ہے, کرکٹ میں آپ دیکھ رہی ہیں PSLs ہو رہے ہیں, باقی بڑے بڑے ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں, ہاکی کے, فٹ بالز کے, باقی اچھی اچھی گیمز ہیں, تو آنے کا یہاں مقصد آپ کو تھوڑا سا کسی نے کہا نہیں یہاں کہاں جا رہی ہیں, یہاں تو پیسہ نہیں ہے, تو اس کو کیسے آپ نے جوائن کیا؟
बस किसी फ्रेंड ने मुझे कहा कि लेट्स स्टार्ट दिस, और मैंने बस उसके साथ शुरू में स्टार्ट कर दिया. बेसिकली मैं बास्केटबॉल नेटबॉल खेलती थी, उसके हेल्प के लिए स्टार्ट किया और उसके बाद आज मैं यहाँ पे हूँ. तो नहीं, आपको आपकी कोचिंग यानी जो है पढ़ा कोचिंग यहाँ आपको कौन कर रहा है? बेसिकली यहाँ पे कोचिंग मेरे अंकल हैं, अंकल फसाहत, वो मुझे कोचिंग कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी कोचिंग बहुत अच्छी की है. जब से उन्होंने मुझे कोचिंग देना स्टार्ट किया मैंने काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स जो है जीते हैं. तो आगे क्या ख्वाब क्या है, आंखों में क्या सजाया हुआ है कि कहाँ तक जाना है, या इसे कंटिन्यू रखना है लाइफ में या बिल्कुल एंड कर देना है? इंशाल्लाह कोशिश तो यही करूँगी कि मैं आगे से कंटिन्यू करूँ. अच्छा, यानी आपका कोई वर्ल्ड कप तक लेवल तक यानी इंटरनेशनल लेवल खेलने का है? ज़िंदगी ले गई तो क्यों नहीं, बाकी अल्लाह की मर्जी. ठीक है, हमारी आपके साथ दुआएं हैं तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे. तो एक दूसरे भाई मौजूद है. जैसा कि मैं बता रहा था कि ये जो टूर्नामेंट हो रहा है, कल इंटरनेशनल टूर्नामेंट है यहाँ इंटर कॉलेजेस के हवाले से. तो इस हवाले से तो यहाँ से मुख्तलिफ शहरों से भी टीमें आई हुई हैं, गुजरावाला से टीमें आई हुई हैं, बाकी मुख्तलिफ शहरों से भी टीमें आई हुई हैं. तो भाई से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा डेयर, आप कहाँ से आए हैं? मैं गुजरावाला से आया हूँ. अच्छा, ये गुजरावाला से भाई आए हैं. तो गुजरावाला भाई जी अस्सलाम वालेकुम. डेयर, अच्छा कितने अरसे से आप ये खेल रहे हैं? मुझे 7-8 साल हो गए. 7-8 साल हो गए. 7-8 साल से आप ये खेल रहे हैं. तो मुल्तान में कितनी दफ़ा फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? फर्स्ट टाइम मुल्तान में. अच्छा, टूर्नामेंट कैसा, आंखों में क्या ख्वाब सजाए हैं कि विन करके जाना है क्या? देखिए जैसा कोई प्लेयर होता है उसके यही ख्वाब होता है कि वो विन कर जाए. इंशाल्लाह हमारी भी पूरी यही कोशिश होगी कि जो उनका सुबह टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है तो इंशाल्लाह हम फर्स्ट पे आएंगे इंशाल्लाह. तो ये टूर्नामेंट कौन अरेंज करा रहा है और आपको यहाँ किस किस्म की फैसिलिटीज़, रिहाइश वगैरह के लिए कहाँ आपको स्टे कराया गया है? जी बेसिक हमें फ़िलहाल तो आज हम फर्स्ट डे आए हैं. ठीक है, तो रहाइश भी हमारे हमें दी गई है. उधर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो उधर हमारी रहाइश है. तो अब हमने थोड़ी देर बाद उधर ही जाना है. अच्छा, तो मतलब क्या है पड़ा, आप कितने लोग आए हैं यहाँ लाहौर गुजरावाला से? गुजरावाला से 2 आए हैं. बेसिकली हम गुजरावाला के रहायशी हैं तो लेकिन सुपीरियर यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हैं हम. अच्छा, सुपीरियर यूनिवर्सिटी की तरफ से. तो इसको जो बैडमिंटन की जो गेम है बड़ी जो आप खेल रहे हैं, टेबल टेनिस जो खेल रहे हैं आप, तो क्या है क्या इस तरफ क्यों आने का मकसद क्या था? मकसद ये है, मैं बेसिकली फ़ुटबॉल का भी प्लेयर हूँ. ठीक है, बास्केटबॉल का भी प्लेयर हूँ, तो टेबल टेनिस. लेकिन मेहनत हमने थोड़ी ज़्यादा टेबल टेनिस में कर ली है. ठीक है, तो इसे हम प्रोफेशनल पे लेके आ गए. बाकी भी मैं खेलता हूँ. ठीक है, तो लेकिन इसमें हम मेहनत ज़्यादा की है. तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई चीज़ें मिलती हैं या अपने प्राइवेटली अपने तौर पे ये सारा? नहीं, ये तो आप हम पे डिपेंड करते हैं ना. ये हम सब कुछ हमारा अपना होता है. ठीक है, रैकेट वगैरह तो गवर्नमेंट की तरफ से तो फ़िलहाल तो कुछ नहीं है. ठीक है, यही होता है, इन्होंने फैसिलिटी दी हुई है, हॉल वगैरह बनाए हुए हैं, तो ये भी एक खुशाइंद बात है. तो क्या ख्वाब सजाए हैं कि विन करके जाना है मुल्तान से? इंशाल्लाह ज़रूर विन करेंगे. गुजरावाला से आए हैं इतनी दूर से, इंशाल्लाह विन तो करेंगे. ठीक है, हमारी आपके साथ दुआएं. अस्सलाम वालेकुम डेयर. एक और नौजवान जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम डेयर. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा डेयर, आपका क्या नाम है? मोहम्मद उज़ैफ़ा. मोहम्मद उज़ैफ़ा, कहाँ से हैं आप? मैं मुल्तान से. अच्छा, मुल्तान से. आप इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं? मैं BZU यूनिवर्सिटी को इंशाल्लाह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. कल इंशाल्लाह विन करेंगे, उम्मीद पूरी है. तो मतलब जैसे आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म की जो आप PSL आप में देख रहे होंगे, बाकी गेम्स को भी देखते होंगे. जब देखते हैं कि लोगों के पास बहुत कुछ पैसा आ रहा है, यानी एक छक्के के ऊपर इतना कुछ मिल रहा है, आउट करने पे ये मिल रहा है, कैच पकड़ने पे ये मिल रहा है, तो कभी ये महसूस नहीं होता मैंने गलत चूज़ किया ये गेम को? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी गेम चूज़ की है और मेहनत भी बहुत है इसमें, हार्ड गेम भी है. और जितना आप सोच मतलब कि दुनिया की सबसे फास्ट गेम कहते हैं इस गेम को. सेकंड्स नैनो सेकंड्स की गेम है ये. तो इसको बस पकड़, इसी पे मेहनत कर रहे हैं. अल्लाह का शुक्र है नेशनल लेवल तक जा रहे हैं, नेशनल लेवल तक जा चुके हैं. आगे उम्मीद है तो इंटरनेशनल भी खेलेंगे. यूनिवर्सिटी की तरफ से कौन कौन से शहर में आप जाके खेल चुके हैं इस वक्त तक? इंटरवर्सिटी मेरी ये पहली है. अच्छा, और बाकी डिवीज़न पंजाब गेम्स और बाकी इंटर कॉलेजेट्स वो मैं मुख्तलिफ शहरों में, मैं तकरीबन पंजाब में खेल चुका हूँ पूरा. अच्छा, तो क्या ख्वाब सजाए बैठे हैं कि गुजरावाला की टीम भी आई हुई है, बाकी शहरों से भी टीमें आई हैं, तो इनको मेहमानों की इज़्ज़त अफजाई करेंगे, उनको जितवा के भेजेंगे या उनसे खींचना है कब? जी, इज़्ज़त तो फिर ज़ाहिर बात है खाने तक होती है, गेम में कहाँ इज़्ज़त होती है. गेम में तो हर कोई कहता है कि अब विन करें. इंशाल्लाह पूरी कोशिश है विन करें और बाकी जहाँ अल्लाह ले गया, अल्लाह ने जो चाहा इंशाल्लाह होगा. ठीक है, हमारी दुआएं आपके साथ हैं जी. जैसा कि मैंने बात की बैडमिंटन के स्पोर्ट्स मैनों से, तो नौजवानों का यही था कि बैडमिंटन हमारा चूज़ करने का मकसद ये था कि एक अच्छी गेम है, नैनो सेकंड की गेम है, इसमें जिस्म आपका फिट रहता है, मतलब बाजों की हरकत है, शोल्डर्स की हरकत है, इसके अलावा टांगों की हरकत है, मतलब एक हट के गेम है. उन्होंने पैसे को तरजीह नहीं दी, इन्होंने कहा है कि हम ऐसी गेम को सिलेक्ट करें जिसमें हम अपने इंटरनेशनल अपनी कंट्री की तरफ से रिप्रेजेंट करें. तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा ख्वाब है और मुख्तलिफ इलाकों की टीमें भी आई हुई हैं. तो देखें, टफ मुकाबला होगा. इंशाल्लाह हम आपको इसकी लाइव कवरेज देंगे. जो जीतेगा वो पाकिस्तान की जीत होगी. तो हम कहते हैं कि हर
स्पोर्ट्स को हम अप्रिशिएट करें, हर गेम को अप्रिशिएट करें, क्योंकि खेल है तो हमारे नौजवान, खेल और खिलाड़ी हैं तो हमारे नौजवान खुश हैं। तो इसी हवाले से हम आपके लिए और नेक्स्ट सेगमेंट में लेके आएंगे और प्रोग्राम और गेम्स पे बात होगी। देखते रहिए खेल और खिलाड़ी हसन के साथ। सॉरी, इतना गहरा दाग? डोंट वरी, वो सब राइट कर देगा। बॉस वो मूड को डिलाइट कर देगा। हाँ। वो ड्यूटी को और राइट कर देगा। यार ये कौन है जो सब राइट कर देगा? वही जो ब्लू को ब्लू और व्हाइट को व्हाइट कर देगा। लेकिन कौन? ब्राइट सब राइट कर देगा। बिल्कुल, जिद्दी से जिद्दी दाग भी फाइट कर देगा। ब्राइट सब राइट कर देगा। अरे दाग लेफ्ट पे था ना? हाँ तो राइट से राइट कर दिया। ब्राइट सब राइट कर देगा। बिग फ्रेंड सुपर लाया, सुपर सॉफ्ट बेक्स। शहर में, गांव में, धूप में, छाँव में, घर में, सफर में और दफ्तर में सुपर का सॉफ्ट बेक्स मिला है। ये दूध का ताजा मजा है, नरम मुलायम और मीठा है। सबसे आगे सबसे ऊपर सुपर सॉफ्ट बेक्स केक है। सुपर दिखता है, बिकता है, आता है, जाता है, चाय का मजा ये उठाता है। इतना जुदा के सबको ये पाता है। एक चाय 2 सुपर सॉफ्ट बेक्स लाता है। हम हैं तुम है इसके मजे में, सब ही गुम है इसके मजे में। सबसे आगे सबसे ऊपर सुपर सॉफ्ट बेक्स केक है। सुपर सॉफ्ट बेक्स केक है। सुपर सॉफ्ट बेक्स केक है। सुपर मुंडा लाहौरी आया मंगण हक तेरा। वैसे लड़का करता क्या? आंटी जी करना क्या है, जमीनें जो है इतनी ज्यादा। इतनी ज्यादा? ना जी, इतनी ज्यादा। अम्मी जी लगा लिया ना दाग ज्यादा? ज्यादा दागों के लिए मेरा 10 वाला बोनस। बोनस? जी, 10 रुपए में सबसे ज्यादा पाउडर। बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा। खुश रखेगा इसे। कितना ज्यादा? सबसे ज्यादा। वाह, क्या बात है बोनस की। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की बात। आज मैं मौजूद हूँ एक्साइज ऑफिस में, जहाँ पर मेरे साथ अब्दुल्ला जलबानी साहब मौजूद हैं जो डायरेक्टर हैं एक्साइज से। इनसे एक्साइज के हवाले से जो है गुफ्तगू करेंगे। सर ये बताइएगा कि जो रिकवरी के जो टारगेट्स हैं वो किस हद तक कामयाबी उसमें हुई है, रिकवरी कहाँ तक पहुँची है, उस हवाले से थोड़ी डिटेल्स में बताइएगा। जी बिल्कुल, हमारे डिपार्टमेंट का एक अहम काम जो है वो गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज़ हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के और फेडरल गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह उनको वसूल करें। तो इस सिलसिले में पंजाब मुल्तान डिवीज़न का जो टारगेट है वो तकरीबन 3.25 अरब के करीब है। उसमें से हमने 1805 मिलियन जो है वो अब तक रिकवर कर लिया है, जो कि जनवरी तक, जो कि 66% हमारे टारगेट का बन रहा है। इसमें जो हमारी प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी है वो 63% है। उसका जो हमारा टारगेट था वो 1307 मिलियन था, जिसमें से 819 मिलियन हमने रिकवर कर लिया है। जो हमारा मोटर व्हीकल टैक्स का टारगेट था वो 1082 मिलियन था, यानी 1 अरब से ज़्यादा था। उसमें से 865 मिलियन हमने जनवरी 22 तक वसूल कर लिया है, जो कि हमारा टारगेट का 80% है। इस तरह प्रोफेशनल टैक्स में हमारा टारगेट 116 मिलियन था, जिसके अगेंस्ट हमने 54 मिलियन रिकवर कर लिया है। ये हमारे टारगेट का 47% है। एक्साइज ड्यूटी में हमारा टारगेट जो था वो 75 मिलियन था, उसमें हमने 35 मिलियन रिकवर कर लिया है और ये हमारे टारगेट का 47% बन रहा है। इस तरह कॉटन फीस जो थी वो 50 मिलियन टारगेट था और उसमें से हमने 23 मिलियन रिकवर किया है और ये हमारे टारगेट का 46% है। एक टैक्स है हमारा टैक्स ऑन लग्जरी हाउस,
उसमें हमारा टारगेट 2.7 मिलियन था, उसमें तकरीबन 1 मिलियन के करीब रिकवरी हुई है और ये तकरीबन 50% रिकवरी हो गई है। इस तरह एक नया टैक्स लगा था, टैक्स एबटिंग ऑन हाईवेज मोटरवेज, वो तकरीबन 113 मिलियन का हमें टारगेट दिया गया था, जिसमें से 6 मिलियन की रिकवरी हुई है और ये टारगेट का 5% है। ओवरऑल जो हमारी रिकवरी है वो 66% के करीब है मुल्तान डिवीजन की। अच्छा सर, जी। इसमें जो अजला हैं वो हमारे पास 4 ज़िले हैं। इसमें मेन तो मुल्तान डिस्ट्रिक्ट है जिसका के तकरीबन 2 अरब के करीब टारगेट है और इस 2 अरब के टारगेट के अगेंस्ट उन्होंने 1300 मिलियन वसूली करवा दी है। ये हमारे टारगेट का 66% है। बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है उसका टारगेट था 363 मिलियन, उसमें 246 मिलियन रिकवर हुआ है और ये 68% पे बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट जा रहा है। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा पीछे है, इनका टारगेट 320 मिलियन था, उसमें से 174 मिलियन इन्होंने जनवरी तक हमें दिया है और टारगेट का ये 54% है। और जो लोधरा डिस्ट्रिक्ट है वो हमारे ग्रुप में सबसे आगे जा रहा है, 101 मिलियन उनका टारगेट था जिसमें 86 मिलियन उन्होंने वसूल कर लिया है और उन्होंने टारगेट का 85% रिकवर कर लिया है। तो ये रिकवरी की पोजीशन है और टारगेट्स की अब तक। अच्छा सर, ये फरमाइएगा, ये यकीनन आपने 65 to 68 70% जो हैं ये जो टारगेट्स जो रिकवरी के हैं, यकीनन ये मैं ये समझता हूँ कि एक एक्साइज के लिए ये ऐसन एक इकदाम है। इसमें किस हद तक आप समझते हैं इसको मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है और ये इस नताइज से आप किस हद तक मुतमईन हैं? जी, इसमें बेहतरी की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। तो हमारा जो सर्वे है वो हर 5 साल के बाद प्रॉपर्टी टैक्स का होता है। तो 14 में हमारा सर्वे हुआ था, 19 में ड्यू था, लेकिन कोविड की वजह से हम पिछले 2 सालों में सर्वे नहीं करा सके। इस साल वो सर्वे हम कराने जा रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज जो है वो हो रही है और हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और सैंपल सर्वे भी कर रहे हैं, जिसके तहत हम प्रॉपर्टी टैक्स के नए रेट लागू करेंगे और इनका इतलाक जो है वो 1 जुलाई 2022 से होगा, जिससे कि रेवेन्यू में खतर खा इजाफे की तवक्को है। इस तरह हम ये तो शहरी हदूद के अंदर जो हमारा टैक्स लगता है प्रॉपर्टी टैक्स, उसके मुतल्लिक मैं अभी बात कर रहा था। गवर्नमेंट ने पिछले साल जो है एक नया टैक्स लगाया जो कि मोटरवेज और हाईवेज पर प्रॉपर्टीज़ बन चुकी हैं जिनकी कमर्शियल वैल्यू है, जैसे कोई इंडस्ट्री है, फैक्ट्रीज़ हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं या पेट्रोल पंप्स हैं। तो मासवाए ज़राई ज़मीन के और छोटे रिहायशी वगैरह मकानात के, उनको छोड़ के बाकी सब पे गवर्नमेंट ने टैक्स आयद किया। उसको हम टैक्स एबटिंग हाईवे, यानी जो हाईवे के साथ मुत्तसिल प्रॉपर्टीज़ है उसका नाम दिया गया है। उस पर हमारा अमला काफ़ी काम कर रहा है, काफ़ी सारा हमने डेटा इकट्ठा किया है। नया टैक्स है, शहरी हदूद से बाहर है। जहाँ शहरी हदूद में प्रॉपर्टी टैक्स है उसको हमने इसमें शामिल नहीं किया हुआ, तो उसका भी हमें तकरीबन 11 करोड़ का टारगेट दिया गया है मुल्तान डिवीजन को, और पंजाब में तकरीबन 2 अरब रुपए का टारगेट असाइन किया गया है। तो उसमें अब तक हमारी तकरीबन 65 लाख के करीब रिकवरी हुई है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो बेहतरी की तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। इसमें गवर्नमेंट ने भी लोगों को काफ़ी इंसेंटिव दिए हुए हैं। एक तो अगर आप 30 जून तक यकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स और टोकन टैक्स अदा करते हैं ई पे के ज़रिए, तो स्टिल आपको 5% रियायत मिल रही है। तो उस रियायत से मेरा ख्याल है काफ़ी लोगों ने फ़ायदा उठाया है और जो बाकी रह गए हैं वो भी इस रियायत से जो है वो अपना 28 फरवरी तक फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा सर, ये बड़ा अच्छी आपने बात की कि इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है। यकीनन सर, ये खानेवाल की आपने बात की, खानेवाल में ऐसा क्या लगता है उसको मज़ीद कैसे बेहतर किया जा सकता है? जैसे खानेवाल डिस्ट्रिक्ट में आपने कहा वो थोड़ा पीछे रह गया है रिकवरी के हवाले से। मैं चाहूँगा कि टेलीविज़न स्क्रीन पर जो लोग देख रहे हैं आपको खानेवाल, और साथ में मैं कहूँगा कि ये भी ऐड कीजिए, ये जो रिकवरी है, ये जो टैक्स की जो यकीनन ये आवाम की जो है वो उसी के ऊपर ये खर्च किया जाता है गवर्नमेंट के ये पैसे। इस हवाले से भी थोड़ा सा, ताकि आपका जो मौक़िफ़ है वो सामने आ जाए कि ये रिकवरी अगर आप पैसे देते हैं तो यकीन ये वापस आपके ऊपर ही खर्च हो जाते हैं, हेल्थ में, एजुकेशन में या तरक्याती कामों में। जी, खानेवाल का जो उसमें थोड़ा सा प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से उनकी कारकर्दगी पीछे जा रही है। उनका तकरीबन 139 मिलियन के करीब टारगेट है, जिसमें उन्होंने 76% वसूली की है, जो कि उनके टारगेट का 55% है, जबकि कंपैरेटिवली मुल्तान और बाकी जो ज़िले हैं तकरीबन 70% और इसके करीब पर हैं। तो उसकी एक वजह तो ये है कि
तुलंबा, सराय सद्दू और अब्दुल हकीम में प्रॉपर्टी टैक्स का निफाज 2012 में किया गया था। उसके बाद लोग मुख्तलिफ स्टेज और हाई कोर्ट्स में और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के पास उनके पिटिशन्स वगैरह चल रही थी। वो पिछले साल सारी पिटिशन जो है वो गवर्नमेंट के हक़ में डिसाइड होगी। हाई कोर्ट ने भी गवर्नमेंट के हक़ में फ़ैसला कर दिया कि जी ये प्रॉपर्टी टैक्स जो अब्दुल हकीम, सराय सद्दू और तलम्बा में लगा हुआ था वो दुरुस्त था। तो वहाँ चूँकि नया टैक्स लगाया गया था तो लोगों की तरफ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस थी टैक्स जमा कराने में, कि उनका मौक़िफ़ यह था कि जी 12 से हम जो एरियर्स आ रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए, और जबकि उसका हमारे पास कोई ऐसा कानूनी इख्तियार नहीं था, स्पेशली जब हाई कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया और गवर्नमेंट ने जब ये डिसीजन आ गया तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम उनको रिलीफ जितनी दे सकते हैं, ख़ास तौर पे सरचार्ज के हवाले से तो हम दे देंगे कि जो जुर्माना वगैरह उनके ऊपर आयद किया गया था उसको हम ख़त्म करवा दें, लेकिन जो असल टैक्स है वो लाजमन देना पड़ेगा। और इन इलाके के जो लोग हैं उन्हें ये बात मालूम होना चाहिए कि ये लोकल टैक्स है और ये टैक्स उनके अपने इलाके में ख़र्च होना है। इसका जो 85% है वो वही मकामी जो यूनियन कौंसल है या तहसील कौंसल या नेबरहुड कौंसल्स अब नहीं आ रही हैं उनको ही हम देते हैं, और वो मकामी सीवरेज में, सफाई में और जो आपके रोड्स हैं और आपके जो लाइट्स वगैरह और पोल्स हैं उनको बनाने में वो पैसा खर्च होता है। तो मेहरबानी करके अपना टैक्स अदा करें ताकि आपके इलाके की डेवलपमेंट हो सके। बग़ैर फ़ंड्स के लोकल गवर्नमेंट आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, और ये फ़ंड जो है आपने ख़ुद इकट्ठे करने हैं, और जो इज्तिमाई काम है वो गवर्नमेंट ने आपको करवा के देने हैं। इसलिए जितना ज़्यादा आप टैक्स देंगे उतना ज़्यादा आपका इलाका डेवलप होगा और इंशाल्लाह उस इलाके की तरक्की होगी और आपके जो मकामी मसाइल हैं वो हल होंगे। अच्छा सर, ये यकीनन बड़ी अच्छी और ख़ूबसूरत बात आपने की कि जो पैसे जो हैं जो टैक्स की सूरत में गवर्नमेंट इकट्ठा करती है वो मुख्तलिफ शोबों में जो है वो आवाम के ऊपर ही खर्च किया जाता है। सर, ये बायोमेट्रिक के हवाले से थोड़ा सा जो है हमारे व्यूवर्स को बताइए, जो आपके जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, कि ये बायोमेट्रिक जो है उसके हवाले से जो है क्या एक्साइज की जो पेश रफ्त है उस हवाले से। जी असल में हमारे यहाँ काफ़ी अरसे से ट्रेंड था कि जी गाड़ियाँ ले लेते हैं लोग, अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं कराते, पिछले मालिक के नाम ही गाड़ी रहती है, उसी को ही चलान वगैरह आते रहते हैं, ट्रैफिक चलान ये वो। तो कानून, ये बात जो है कानून की स्पिरिट के ख़िलाफ़ थी। कानून में तो लिखा है कि जैसे गाड़ी लें 1 महीने के अंदर अपने नाम गाड़ी ट्रांसफ़र करवाएँ, और ओपन ट्रांसफ़र लेटर रख के और बग़ैर अपने नाम गाड़ी कराए, और इवन लोग नंबर भी नहीं लगवाते थे। तो उस ट्रेंड को ख़त्म करने के लिए जो है गवर्नमेंट ने 10 जनवरी से बायोमेट्रिक का निफाज किया। ये सिस्टम ऑलरेडी इस्लामाबाद वगैरह में नाफिज है, लेकिन चूँकि अभी इतना ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस नहीं है, नादरा जो है वो भी हमारा एक पार्टनर है इसमें, उन्होंने जो है वो ई सहूलत सेंटर और दीगर उनके जो आउटलेट्स हैं वहाँ पे उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है कि आप अपना अंगूठे का निशान साबित कर सकते हैं और इस तरह गाड़ी आपकी अगले बंदे के नाम मुंतकिल हो जाएगी। उसमें सेलर और परचेज़र दोनों के बायोमेट्रिक्स ज़रूरी थे। तो हमें कुछ ट्रेडर एसोसिएशंस की तरफ से और जो डीलर्स हैं उनकी तरफ से रिजर्वेशंस मसूल हुई, जिस पे गवर्नमेंट ने इनको हालांकि पहले भी मौका दिया था, अब मज़ीद एक समरी मूव की है 2 महीने के लिए इस बायोमेट्रिक के सिस्टम को ज़ेर अल्तवा रखा जाए, और जिन लोगों के पास पिछले मालिक अवेलेबल नहीं है और वो अपने बायोमेट्रिक्स नहीं दे सकते, उन्हें बग़ैर बायोमेट्रिक्स की कंडीशन के गाड़ियाँ ट्रांसफ़र करवा दी जाए। तो ये इंशाल्लाह 1 हफ़्ते में नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद फिर हम जितना बैकलॉग है उसको क्लियर करेंगे। और मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिनके पास पिछले मालिक एक्सेसिबल नहीं है वो इस जो पीरियड है रियाद का, इससे फ़ायदा उठाएँ और गाड़ियाँ अपने नाम मुंतकिल करवा लें। सर, ये जो बायोमेट्रिक के हवाले से आपने बताया, यकीनन ये नाज़रीन जैसे अब्दुल्ला साहब फरमा रहे थे कि जिनके पास जिनसे उन्होंने गाड़ी व्हीकल कोई ख़रीदा है और वो खुदा न खास्ता इस टाइम मौजूद नहीं है, तो आप इस मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं। सर, नंबर प्लेट के हवाले से भी लोगों की अक्सर शिकायत होती हैं कि इतना अरसा हो गया है कि नंबर प्लेट्स जो हैं हमें मिल नहीं रही, और फिर उस नंबर प्लेट्स की वजह से जो हैं वो आपको पता चलान्स भी होते हैं। हमारे जो ट्रैफिक के जो एहलकार हैं
تو یقیناً لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس حوالے سے بتائیے کہ ایکسائز نے اس میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے, کچھ بہتری آئی ہے تاکہ ہمارے جو ویورز جو ہیں ان کو پتہ چل سکے. جی, نمبر پلیٹ اور سمارٹ کارڈ کے حوالے سے ہمارے پاس گڈ نیوز یہ ہے کہ اب ہمارے پاس باقاعدگی کے ساتھ لاہور سے نمبر پلیٹیں اور سمارٹ کارڈ آ رہے ہیں. اس وقت بھی ہمارے پاس جو ہے تقریباً 45,000 کے قریب نمبر پلیٹیں آئی ہوئی ہیں, لیکن یہ ہے کہ لوگ یا تو ان کو معلوم نہیں ہے یا ان کو ضرورت نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ آ کے یہاں کلیکشن نہیں کر رہے. تو ہمارا ریسنٹلی پاکستان پوسٹ آفس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں تک ان کے سمارٹ کارڈ اور نمبر پلیٹیں پہنچائیں گے. تو آج اس معاہدے کی تقریب ہو رہی ہے لاہور میں, اور جیسے ہی آج معاہدہ ہمارا فائنل ہوتا ہے اس کے بعد پھر جتنی ہمارے پاس بیک لاگ پڑا ہے نمبر پلیٹوں کا وہ ہم ان کے گھروں تک پہنچائیں گے. اور جو نئی رجسٹریشن ہے اس میں کسی قسم کا کوئی تعطل نہیں ہے. ہمارے پاس جو نیا کنٹریکٹر ہے NRTC, وہ جو ہے انہوں نے اپنی فیسلٹی سیٹ اپ کر لی ہے اور وہ نمبر پلیٹیں پرنٹ کر کے ہمیں دے رہے ہیں اور ہم وہ لوگوں کے دہلیز تک پہنچا رہے ہیں. تو یہ مسئلہ جو ہے کافی حد تک ریزالو ہو گیا ہے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ عبداللہ جلبانی صاحب موجود تھے جو ڈائریکٹر ایکسائز ہیں. آپ سے میں بتاؤں کہ یقیناً کہ ایک ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں ایک بہتری آئی ہے کہ ریکوری ٹارگٹس جو ہیں وہ کافی حد تک جو ہے اس میں بہتری لائی گئی ہے. اس کے علاوہ بائیو میٹرک کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ جیسے ہمارے اسلام آباد لاہور میں یہ تھا کہ جو ہمارے جتنے بھی وہیکلز جن کے پاس ہیں وہ ٹرانسفر کے لیے جو ہے بائیو میٹرک کا ان کے لیے اہتمام کیا گیا تھا, لیکن کچھ لوگوں کی جو ہے پریشانی کی وجہ سے, خاص طور پہ ہمارے جو ٹریڈرز ہیں تو یا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کسی سے وہیکل اگر خریدا ہے اور وہ اس ٹائم اویلیبل نہیں ہے, تو یقیناً بائیو میٹرک ان کے لیے ایک پریشان کن مسئلہ تھا. لیکن انہوں نے ابھی بتایا کہ ایک ہفتہ ابھی بھی اس میں ٹائم پڑا ہے. اگر کسی نے اگر اپنی گاڑی ٹرانسفر کروانی ہے تو وہ بغیر بائیو میٹرک کے جو ہے وہ ٹرانسفر کروا سکتا ہے. نمبر پلیٹس کے حوالے سے آپ کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے, سننے والے, جاننے والے, ان سب کا یہی شکایت ایکسائز سے رہتی تھی کہ پیسے جمع کروا دیتے ہیں, گاڑی کی نمبر پلیٹس جو ہیں نہیں ملتی, جس کی وجہ سے جو ٹریفک کے جو دوست ہیں وہ جو ہے وہ بعض اوقات چلان کا بھی جو ہے اس سے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے, کیونکہ پریشان کن تھا. لیکن اب یہ ایک اچھی خبر جو ہے ایکسائز کی جانب سے کہ 45,000 کے قریب عبداللہ جلبانی صاحب فرما رہے تھے کہ نمبر پلیٹس آ چکی ہیں. جن لوگوں نے اپلائی کر رکھا تھا, اپنے ڈاکومنٹس جمع کروا رکھے تھے. سر یہ کون سے پیریڈ کی ہیں جو نمبر پلیٹس جو 45,000 کے قریب جو ہیں اس ٹائم اویلیبل ہیں؟ جی, یہ 2018 سے لے کے 2021 تک کا پیریڈ ہے, جس میں کہ کچھ لٹیگیشن میں معاملہ پھنسا رہا. پچھلے ہمارا جو کنٹریکٹر ان باکس کمپنی تھی ان کے ساتھ, اس کے بعد پھر جب ہمارا نیا ایگریمنٹ 2021 میں NRTC کے ساتھ ہوا تو وہ سارا بیک لاگ جو ہے 2018 سے لے کے اب تک اس کو ہم کلیئر کر رہے ہیں. اس میں ہم نے جو ہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ایک اسپیشل فارم بھی دیا ہوا ہے کہ اگر کسی صاحب کو ارجنٹ نمبر پلیٹ چاہیے تو وہ اس فارم کو کے ذریعے ارجنٹ اپلائی کر سکتے ہیں اور انہیں فوری طور پہ جو ہے نمبر پلیٹ پرائرٹی میں بنا کے ہم دیں گے. اسی طرح ہمارے دفتر میں بھی یہ ریکویسٹ جمع کرا سکتے ہیں. اگر کسی کو فوری طور پہ نمبر پلیٹ چاہیے تو وہ ہم یہاں اس کی ارلی پروسیسنگ کرا دیں گے. اور جہاں تک ٹریفک پولیس کا تعلق ہے, ان کو گورنمنٹ نے شروع میں ہدایت یہ جاری کی تھی کہ اگر کسی نے غیر نمونہ نمبر پلیٹ لگائی ہوئی ہے تو اس کے خلاف تو کارروائی کریں, جیسے کہ MPA, MNA اور ایڈوکیٹ اور اس طرح کے ٹیگز لگائے ہوئے ہیں یا نمبر پلیٹ کو چھپایا ہوا ہے ان کے خلاف تو کارروائی کریں. لیکن جن لوگوں نے سرکاری نمبر پلیٹ نہیں لگائی ہوئی اور مارکیٹ سے انہوں نے اپنی باہر سے بنوائی ہوئی نمبر پلیٹ, ان کے خلاف کارروائی نہ کریں. تو اب انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے اور نمبر پلیٹیں جو ہے فوری طور پہ دستیاب ہو رہی ہے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ عبداللہ جلبانی صاحب ہمارے سے موجود تھے. اس ٹائم انہوں نے بتایا کہ نمبر پلیٹس موجود ہیں. جن دوستوں کی نمبر پلیٹس نہیں آئی وہ رابطہ کریں ایکسائز تک. ان کے اگر ایکسیس نزدیک ہیں تو وہ آ کر ارلی جو ہے فوری طور پر جو ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایکشن لیا جائے گا اور ان کی نمبر پلیٹ جو ہے وہیکلس کی جو ہے ان کو فراہم کی جائے گی. آج کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. ہمارا آج کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے جڑی تمام جو سوالات ہماری جو
लोगों के जहन में थे, ख़ासतौर पर रिकवरी टारगेट्स के हवाले से, वो भी बड़ी अच्छे अंदाज में उन्होंने सम अप किया कि ये जो पैसे हैं यकीनन जब तक आप नहीं देंगे तो आपके जो तरक्याती काम है यकीनन वो भी उसी तरीके से रुक जाएंगे। बायोमेट्रिक के हवाले से जैसे मैंने आपको बताया कि आप अब इजीली अपनी गाड़ी जो है वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, कुछ टाइम बाकी है। और नंबर प्लेट्स जिन लोगों ने इस टेन्योर का जो है 2019-20 इसमें उन्होंने अपनी नंबर प्लेट्स नहीं ली तो वो यकीनन वो एक्साइज ऑफिस आएँ और अपनी नंबर प्लेट्स आकर यहाँ से वो ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। आज मेरे साथ मौजूद हैं अबिद भाई, क्या कहेंगे आज इस मौके पर अजान टेलीविज़न न्यूज़ की जो है नशियात का आगाज़? अजान टीवी HD की ये नशरियात खुशाइंद हैं और मुझे खुशी हो रही है इस बात की कि ये खूबसूरत प्रोग्राम अजान टीवी HD अपने नाजरीन के लिए लेकर आ रहा है। मैं खुद चूंकि एक हिस्ट्री का अदना सा तालिब इल्म हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि मेरे मुल्तान शहर की तारीख इससे से ज़्यादा लोग इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे अजान टीवी HD से। और मैं एक तमन्नाएं रखता हूँ अजान टीवी HD के लिए कि अल्लाह करे कि ये दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और हक की आवाज़ बुलंद करता रहे। अच्छा आबिद भाई, ये जो आप यकीनन आपका शोबा तालीम और तदरीस के साथ ताल्लुक़ है, हमारे जो यंगस्टर हैं जिन्हें बाज़ुकात हमारी जो सकाफ़त के हवाले से अगर हम बात करें, हिस्ट्री के हवाले से ख़ासतौर पर अगर हम मुल्तान में इस टाइम मौजूद हैं तो मुल्तान की बात करें तो उनको हाव नाव नहीं है, तो यकीनन इससे बड़े मुस्तफ़ीद होते हैं हमारे जो यंगस्टर हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं ये समझता हूँ कि अगर हमें यानी बड़ों को अपनी तारीख के हवाले से आगाही होगी तो वो हम अपने छोटों तक मुंतकिल कर पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ऐसे जयद किस्म के असातिज़ा कराम भी मौजूद हैं जो तारीख से अपने इल्म से वो एक इनकलाबी शख्सियत के तौर पर उभरे हैं और उनके तलबा और तालबात की बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आखिर में मैं चाहूँगा कि अजान टेलीविज़न न्यूज़ के जो व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज आखिर में कुछ कहें। अजान टीवी जो ये HD के नाजरीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं इतना ही अर्ज करना चाहूँगा कि हमें अपनी औलाद को, आने वाली यंग जनरेशन को हकाइक से आगाह करना है। अच्छे अंदाज में हम अगर गुफ्तगू करेंगे, हकीकत को बयान करेंगे दूसरे तक, तो वो बहुत आसानी के साथ हमारे आने वाला जो कल है वो मजीद मजबूत होगा। बहुत शुक्रिया आबिद भाई। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मेरे साथ अभी सहरसा मौजूद थे, यकीनन एक मजहबी स्कॉलर भी हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि शोबा तालीम और तदरीस के साथ उनका ताल्लुक़ है, मुख्तलिफ टेलीविज़न पर इनको समाअत करते रहते हैं, अपना कीमती टाइम दिया, इनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे आप इजाज़त दीजिएगा। अपने और गिरदनवाज दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। ओह सॉरी, इतना गहरा दाग? डोंट वरी, वो सब राइट कर देगा। बॉस वो मूड को डिलाइट कर देगा। हाँ। वो डर्टी को और राइट कर देगा। यार ये कौन है जो सब राइट कर देगा? वही जो ब्लू को ब्लू और व्हाइट को व्हाइट कर देगा। लेकिन कौन? ब्राइट सब राइट कर देगा। बिल्कुल, जिद्दी से जिद्दी दाग भी फाइट कर देगा। ब्राइट सब राइट कर देगा। अरे दाग लेफ्ट पे था ना? हाँ तो राइट से राइट कर दिया। ब्राइट सब राइट कर देगा। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ मुल्तान के एक स्टॉल पर, जहाँ पर मुल्तान के मशहूर जो गोलगप्पे जो हैं ये यहाँ मुल्तान आर्ट कौंसल कलमा चौक के साथ स्टॉल है। और यहाँ पर गोलगप्पों के हवाले से बताऊँ, बड़े मज़े की चटनी होती है, दही होती है, खट्टा पानी होता है। जो ख़वातीन जो हैं, हमारी बच्चियाँ जो हैं, यंगस्टर जो हैं, बड़ा शौक़ से जो है इसे पसंद करते हैं। और पाकिस्तान भर से जो उनके रिलेटिव और उनके जान पहचान वाले जो रिश्तेदार लोग आते हैं, वो यहाँ फैमिलीज़ के साथ आते हैं और इसे एंजॉय करते हैं। मेरे साथ
जिनका ये गोलगप्पे का स्टॉल है वो दोस्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाईजान क्या कहेंगे, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कहाँ से लोग आते हैं और इसे एंजॉय करते हैं? लाहौर, फैसलाबाद, कराची, यानी कि पूरे पाकिस्तान से आते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास दही होती है, खटाई होती है, सब्ज मिर्ची पुदीने की। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा कि इसमें क्या और कैसे तैयार करते हैं? इसमें ये होता है ग्रीन चटनी में होती है हरी मिर्च, पुदीना, धनिया, ये दही होती है, ये चने प्याज बूंदी, ये आप गोलगप्पे हैं। हाँ जी हाँ जी, ये बूंदी होती है, चने प्याज, ये देखें आप कितने मजे के इनके साथ हम डाल के देते हैं। अच्छा हाँ, ये आप तो जब लोग आते हैं तो क्या क्या इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। और ये गोलगप्पे आप खुद तैयार करते हैं और ये कैसे, क्या इसका तरीकाकार क्या है? ये गोलगप्पे सर ये बनते हैं आटे के बनते हैं। अच्छा, इसमें दही होता है, नमक, काली मिर्च वगैरह, ये खट्टा पानी, अजवाइन वाला हाजमेदार पानी होता है इसमें, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें मिलानी पड़ती हैं। हाँ जी। तो क्या लोगों के सबसे ज़्यादा मीठे गोलगप्पे भी कहते हैं यहाँ पर मशहूर है, बाकी जो है बाकी पाकिस्तान में तो वो पानी और सिर्फ वो पानी पूरी देते हैं, वो गोलगप्पे देते हैं, लेकिन ये वाले जो तरीकाकार है ये कब से शुरू किया गया और थोड़ा इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइए। ये मुझे तकरीबन 10 साल हो गए लगाते हुए। अच्छा, यहाँ इस रोड पे 15 साल हो गए रोड को चलते हुए गोलगप्पा से, मुझे 10 साल हो गए। ये आलू बुखारे की चटनी होती है, क्रीम वाले मीठे गोलगप्पे होते हैं और बहुत सी चीज़ें होती है। गोला होता है, वो तो गर्मियों के प्रोडक्ट है, तो लोग आते हैं तो बहुत दूर दूर से आते हैं। ये आप चेक करके देंगे। नाज़रीन, जैसे कि भाई बता रहे थे कि पाकिस्तान भर से जो लोग जो हैं वो आते हैं, इसे एंजॉय करते हैं। ये आपने देखा कि उन्होंने गोलगप्पा बनाया, इसमें दही है मिर्चों वाली और साथ में इसके जो चटनी वाली जो दही है, चने हैं, प्याज है, मसाला है और उसके अलावा साथ खट्टा पानी मौजूद हो। इसके अलावा मीठे गोलगप्पे भी हैं मुल्तान के, जो यकीन पाकिस्तान भर से कहीं से भी आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ मुल्तान से ही मीठे गोलगप्पे मिलेंगे, जिसमें आलू बुखारे की चटनी होती है, बादाम वगैरह डालकर, पिस्ता डालकर, वो भी बड़े मज़े के वो गोलगप्पे होते हैं। तो जो नाज़रीन हमारे व्यूवर्स जो हैं वो यहाँ पर आते हैं मुल्तान पाकिस्तान भर से, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि वो जब भी आएँ मुल्तान तो यहाँ पर आकर मुल्तान आर्ट काउंसिल के पास जो हैं यहाँ के जो गोलगप्पे जो हैं वो आएँ और इसे एंजॉय करें। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। चाय चाहिए। कौन सी जनाब? चाहिए कौन सी जनाब, लिप्टन ही तो है, लिप्टन पीजिए। चाय चाहिए कौन सी जनाब, लिप्टन ही तो है, लिप्टन पीजिए। मैंने तो दादा आए? चाहिए कौन सी जनाब, लिप्टन ही तो है, लिप्टन पीजिए। चाय
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट राबिया बुखारी, अजान टीवी HD से। नाजरीन, आज हमारे साथ सराइकीस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन राना फराज नून साहब मौजूद हैं। जी राना साहब, मैं आपसे पूछूंगी कि सराइकी सूबे की तहरीक के हवाले से आप हमारे नाजरीन को क्या कहना चाहेंगे? जी शुक्रिया अजान टीवी कि आपने इस अहम इवेंट इशू के हवाले से हमें मौक़िफ़ देने का मौका फ़राहम किया। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो तमाम सियासी सिनेरियो है वो इसी इशू के गिर्द ही घूम रहा है, और जब से सेनेट में ये बात रेज़ हुई है, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने बतौर अपोजिशन लीडर सेनेट इस पे अपना बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है, और सेनेटर राना महमूदुल हसन ने भी उस पर माशाल्लाह खुल के अपनी बड़ी मजबूत दलील के साथ बात की है, और उन्होंने कहा है कि हम अब सराइकी हैं, इस धरती में आके जो भी बस गए हैं, हम सब अब सन ऑफ साइल हैं, हम धरतीवास हैं, और हमें सराइकी सूबा चाहिए। और इसमें कोई लिसानियत या तासुब की कोई बात नहीं, हर खित्ते की अपनी पहचान होती है, और हमें भी उस पहचान के साथ हमारा हक चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये जितनी एफ़र्ट्स, जितनी स्ट्रगल हमारे बुज़ुर्गों से शुरू हुई, अपनी गुज़िश्ता कोई 30-35 साल पहले ताज लंगा साहब के साथ हमारे बुज़ुर्ग मोहतरम हाजी राब नवाज़ नून साहब ने, जो बानियान में से हैं बतौर चीफ़ ऑर्गेनाइज़र सराइकी पार्टी, इस तहरीक में आगाज़ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम दूसरी नस्ल इसमें कंटिन्यू हुए हैं, एफ़र्ट्स कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इवन के अपनी शनाख्त और अपने मुकदमे को तस्लीम कर चुके हैं। यानी कि वो आप समझ लें कि तख्त लाहौर पर ये फ़र्ज जुर्म आयद हो चुकी है कि वो हमारा हक हसब करता है। इस खित्ते को डिवाइड होना चाहिए, ये अब नोतिशा दीवार है। ये बात तय हो चुकी है कि इस खित्ते में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस के लिए बहुत सारी एफ़र्ट्स हुए, बहुत सारे हमारे बुज़ुर्ग रहनुमा इस ख्वाब को लेके इस जुस्तजू के साथ कब्रों में भी चले गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, कुव्वत दी, और वो कहते हैं ना कि मैं बिका नहीं, मैं झुका नहीं, मैं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे रहे थे महाज पर मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। हमने अपनी स्ट्रगल को जारी रखा है और रखा हुआ है इंशाल्लाह मंजिल तक पहुँचने के लिए। तो हालिया आपने देखा कि जैसे ही ये बात आगे बढ़ती है, रेज़ होती है, तो बहावलपुर का भी इशू बीच में खड़ा हो जाता है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहावलपुर सूबा वैसे तो वो हमारे वजूद का हिस्सा है, बहावलपुर हमारा अपना खित्ता है। मैं ख़ुद लोधरा से बिलोंग करता हूँ, हमारे आबा व अजदाद का ताल्लुक़ लोधरा से है, और लोधरा और बहावलपुर आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस लिहाज से तो बहावलपुर की भी हमें हिमायत करनी चाहिए। लेकिन जब हम मेजॉरिटी के इशूज़ को देखते हैं, उसके हक़ को देखते हैं कि ख़ित्ते में ज़्यादा लोग कहाँ से मुस्तफ़ीद होंगे, तो वो फिर सेंट्रल रीजन मुल्तान बनता है, जिनको जंग, बखर, लिया, डेरा गाजी खां, मुजफ्फरगढ़, सब लोगों को ये मुल्तान सूट करता है, क्योंकि दैट इज़ अ सेंट्रल प्लेस। और इसके अलावा गुज़िश्ता जो कमीशन बना था फ़रतुल्लाह बाबर की क़यादत में, उसने ये फाइंडिंग दी थी, कोई 125 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट मुरतब की थी कि इस रीजन में 2 प्रोविंस आर नॉट वाइबल इन दिस क्लोज डिस्टेंस, और ये सराइकी प्रोविंस इज़ वाइबल। तो उसके बाद फिर उस वक्त की जो मरकज़ में जमात थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने एक सूबे की करारदाद भी सेनेट में मंजूर कराई। अब दोबारा जब ये बात शुरू हो रही है, तो ये बहस भी दोबारा से चल पड़ी है कि जी एक सूबा हो या 2 सूबे हो। तो हम समझते हैं कि वसेब को गैर ज़रूरी तकसीम में डाल के, उलझा के इस इशू को लिटिगेशन में ना डाला जाए, और एक सूबे के ऊपर जब 2 बड़ी जमातें मुत्तफ़िक हैं, तो बाकी भी उसी के साथ कंसेंसस जोड़ के इस मंजिल को हासिल कर सकते हैं, इस ख्वाब को तकमील कर सकते हैं। तो इस हवाले से हमारे एफ़र्ट्स भी जारी हैं इंशाअल्लाह। और आगे हमने अब ये भी प्लान किया है कि आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अपने नुमाइंदे लेके आ रहे हैं, अपने नुमाइंदे खड़े करेंगे। हमें हिरन का निशान अलाट हो चुका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हमारी जमात रजिस्टर्ड है, और इंशाल्लाह भरपूर तैयारी के साथ इंशाल्लाह हम अपनी नुमाइंदगी करेंगे। हमारे नौजवान, हमारे एक्टिविस्ट, हमारे नज़रियाती साथी
وہ اس حوالے سے اپنی بھرپور تیاری میں ہیں. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت سیاسی منظرنامے کو ضرور تبدیل کرے گا اور اس پہ آپ کو ایک واضح چینج نظر آئے گا، اسپیشل اس ریجن میں، اس سرائکی خطے میں، کیونکہ اس کے ساتھ ہمیشہ وانج ہوتا رہا. آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دور حکومت میں جو صوبہ محاذ بنا، جس نے بڑھ چڑھ کے آگے صوبے کا نعرہ اٹھایا، اور اس وسیب کی جو ہماری عوام ہے، ہم لوگ سادہ لوگ ہیں، ہم قسموں اور معاہدوں پہ یقین کر لیتے ہیں، تو ہم نے ان پہ اعتبار کرتے ہوئے ان کو بھرپور ووٹ دیا، بھرپور سپورٹ کیا، جس بنیاد پر 40 MNA MPA پی ٹی آئی کو اس وسیب نے دیا. اتنا بھاری مینڈیٹ پی ٹی آئی کو کسی خطے سے نہیں ملا، کسی ریجن سے نہیں ملا. ایون کہ وہ کے پی کی سے تعلق ہے خان صاحب کا، تو ان کو اپنے گھر سے بھی اتنا بھاری مینڈیٹ نہیں ملا جتنا اس وسیب سے ملا. اپر پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی تھی، بلوچستان میں بلوچ قوم پرست نیشنلسٹ ہیں. تو یہ مینڈیٹ لینے کے بعد انہیں چاہیے تھا کہ 100 دن کا وعدہ ہے، چلو 200 دن میں ہمارے صوبے کا جو وعدہ تھا، جو ریٹرن معاہدہ تھا، اس کو تکمیل کرتے. لیکن شومیہ قسمت ہمیشہ کی طرح وہی دوبارہ لٹیگیشنز، وہی لیت و لال میں پھر جی اب میجورٹی نہیں ہے. حالانکہ پی ٹی آئی کو جب اپنے کسی مقصد کے لیے کوئی آئینی بل یا آئینی ترمیم کرنی ہوتی ہے تو اس وقت یہ میجورٹی بھی گین کر لیتے ہیں، اس پہ لابنگ بھی کر لیتے ہیں. اگر نہیں ہوتا تو ہماری اس 6 کروڑ عوام کا درینہ مطالبہ پورا نہیں ہوتا. اس میں پھر یہ معاملات آ جاتے ہیں، جی اب فلاں مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پاس 2/3 میجورٹی ہوگی تو ہم یہ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ہیلے بہانے ہیں. اب تو 2 بڑی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ آئیں جی ہم اس پہ حمایت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اس پہ ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں اب پی ٹی آئی کے پاس کوئی دوسرا راہ فرار نہیں رہا. تو اگر وہ اس چیز سے ابھی مزید پہلو تہی کریں گی تو یقیناً ان کو آئندہ وسیب میں بھرپور سیاسی مذمت کا سامنا ہوگا. اور جب انہوں نے عوام کی عدالت میں آنا ہے تو یہ عوام اپنے دکھ درد نہیں بھولتی، اپنے ساتھ زیادتی کو نہیں بھولتی، اب باشعور ہو چکی ہے. تو جس طرح ڈی جی خان کے ایک نوجوان نے اپنے سردار کی، وہ لغاری، جمال لغاری کی گاڑی روک کر سوال کیا تھا کہ آپ اب یہاں کیا لینے آئے ہیں، آپ نے جو وعدے کیے تھے